अमित शाह से खुली बगावत को तैयार नीतीश और नायडू। शाह को खुली चुनौती, कहा तुम्हें कामयाब नहीं होने देंगे। अमित शाह की जिद के चलते चली जाएगी मोदी की कुर्सी। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, खेला हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बार फिर से एनडीए में बिहार से उठी आंधी आंध्र प्रदेश तक पहुंच चुकी है। बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक खलबली ही खलबली मची है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू दोनों ने तेवर दिखाना फिर से शुरू कर दिया है। और तेवर ही नहीं दिखाए बल्कि सीधे सीधे खुली चुनौती दे डाली। कहा जा रहा है कि दोनों ने बगावत कर दी। दोस्तों, जरा सोचिए, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस बजट सेशन के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी तैयारी कर रखी है, उसी में नीतीश और नायडू खेल करने वाले हैं। नए साल का नया महीना बीतने को है, आखिरी दिन बचा है, लेकिन एनडीए के आला कमान का पसीना छूट गया है क्योंकि मुसलमानों ने बगावत कर दी है। यह भी आपको बताएंगे मुसलमानों ने कहां और किस तौर पर बगावत की, आखिर किस तरीके से उनके बोल बिगड़े हैं और कैसे वो लोग हंगामा कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में अमित शाह ने किस तौर पर बड़बोलापन दिखाया और शाह के बड़बोलेपन ने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी फंसा दी, आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल दोस्तों, एक तरफ बिहार में बजट सेशन का वक्त नजदीक आ रहा है, दूसरी तरफ केंद्र बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और दोनों के बीच में बिहार और आंध्र प्रदेश और केंद्र की तिकड़ी ऐसी बनी हुई है जिसमें मोदी की कुर्सी अमित शाह के बड़बोलेपन की वजह से हिलती नजर आ रही है। मैं ये सब क्यों कह रहा हूं, ये फैक्ट और फिगर के साथ में रखूंगा। दोस्तों, कहा यह भी जा रहा है कि अमित शाह ने जिस तरीके से देश के वक्फ की जमीनों को लेकर के जो कुछ रणनीति बनाई और उसमें जो प्लानिंग तैयार की गई, वक्फ की जमीन से जुड़े बिल को जिस तरीके से पास करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखा गया और हंगामा जिस तरीके से हुआ, बिल जेपीसी में गया, जेपीसी में पास हो गया, उन संशोधनों को पास कर दिया गया क्योंकि आंकड़े एनडीए के पक्ष में थे, क्योंकि खेल एनडीए को करना था, क्योंकि बीजेपी के सांसद उस 31 संसदीय समिति वाली जेपीसी के सबसे ज्यादा तादाद में थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आंकड़ों की बुनियाद पर पूरा गेम सेट कर दिया। चूंकि वक्फ बिल संशोधन को लेकर के जिस तरीके से मुस्लिम संगठन हो या मुस्लिम वोट बैंक, दोनों के फैक्टर में नीतीश और चंद्रबाबू नायडू उलझे हैं और उसमें उन्होंने जिस कड़ी को सुलझाने की कोशिश की, उसमें अब यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि साहब, बजट सत्र में जब इसे पारित कराने की बात आएगी तो फिर दोनों अपने हाथ खड़ा कर देंगे, क्योंकि देश के मुसलमान जिस तरीके से इस मामले को लेकर के मोदी सरकार के सामने खड़े होते नजर आ रहे हैं, और ऐसे में नायडू और नीतीश के सामने एक बैरिकेड खड़ा कर दिया है, क्योंकि दोनों की राजनीति यानी आंध्र प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक चंद्रबाबू नायडू के लिए एक बड़ा वोट बैंक होता है। मुसलमानों के लिए वहां पर चंद्रबाबू नायडू किस तरीके से योजनाओं का ऐलान करते हैं, यहां तक कि आरक्षण की बात करते हैं, यहां तक कि हज में जाने वालों को अलग से आर्थिक मदद की बात करते हैं, किस तरीके से वहां पर मस्जिद मदरसों में वहां के इमामों से लेकर के मजहब के मुसलमानों के स्थलों के देखभाल करने के लिए बजट का प्रावधान करते हैं, किस तरीके से मुसलमानों की सहायता वो अपनी चुनावी घोषणाओं के साथ साथ अपनी चुनावी रैलियों में करते हैं। नीतीश कुमार का भी वही पैटर्न है। अब बिहार में भी समझ लीजिए, करीब 17% मुस्लिम आबादी वाले वोटर बिहार में हैं। नीतीश के पक्ष में एक बड़ा तबका मुस्लिम वोटर का है और ऐसे में मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार से बीते दिनों जिस तरीके से बात की थी कि साहब, आप तो हमारे साथ ही खेल कर रहे हैं, यह खेल अब ज्यादा हो रहा है, इस पर आपके उस कदम को लेकर हमें इंतजार होगा कि आप करेंगे क्या, आपका सहयोग हमें मिलेगा या नहीं। संसद के भीतर इसे पारित नहीं होना चाहिए। जाहिर है, नीतीश और नायडू इस समय मोदी की मजबूत बैसाखी के तौर पर देखे जाते हैं। दोनों का मुस्लिम वोट बैंक बुनियाद है और दोनों ही मुस्लिम समाज में एक्सेप्टेबिलिटी के तौर पर देखे जाते हैं। इसलिए बिहार के अंदर गिरिराज सिंह जब उस किस्म की यात्रा निकालते हैं तो नीतीश असहज हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका मुस्लिम वोट बैंक छिटक जाएगा। चंद्रबाबू नायडू असहज हो जाते हैं जब बटेंगे तो कटेंगे या दूसरे ऐसे नारे बीजेपी की ओर से जनता के बीच आते हैं।
खैर, अब यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की मजबूरी हो गई कि फरवरी महीने में जिस तरीके से केंद्र में बजट सत्र चलेगा और जिस तरीके से वहां पर फरवरी महीने में इसे टेबल पर रखा जाना है पारित करने के लिए, ऐसे में दोनों हाथ खड़ा करेंगे। और अगर दोनों ने हाथ खड़े किए तो फिर यह बात सिर्फ वक्फ बोर्ड तक नहीं रहेगी, वक्फ संशोधन बिल तक नहीं रहेगी, बल्कि इसका इंपैक्ट मोदी सरकार पर पड़ेगा, जिसका सीधा असर मोदी की कुर्सी पर पड़ेगा। क्योंकि विपक्ष कहेगा कि साहब, इस मामले पर जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें मोदी सरकार तो अल्पमत में आ गई है, और ऐसे में मौजूदा वक्त की मोदी सरकार अल्पमत में है तो क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा? जरा सोचिए, ये सारी तो दूर की कड़ियां हैं, लेकिन इस बीच में राजनीतिक जानकार मानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल को लाने के पीछे का असली मास्टरमाइंड जो है वो अमित शाह है। अमित शाह ने पूरी रणनीति बनाई थी। अमित शाह को यह पता था कि ऐसी स्थिति में नीतीश और नायडू की तरफ से संसद में इस पर समर्थन नहीं मिलेगा। ऐसे में उन्होंने जेपीसी के अंदर संशोधन को पारित कराने में कामयाबी हासिल कर ली, क्योंकि विपक्ष के सांसदों को, विपक्ष के मेंबरों को जेपीसी में किस तरीके से दबाया गया, उनके संशोधन को किस तरीके से खारिज किया गया और किस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी का जो एक आइडियल बिल था, एक एक्ट, उसको किस तरीके से, किस चालाकी के साथ में पारित करा लिया गया। क्योंकि आंकड़ों का खेल है साहब, उनके आंकड़े ज्यादा हो गए, 16 एक तरफ हो गए, बाकी उनके मुकाबले में विपक्षी कम रहे। तो ऐसी स्थिति में वहां पर यह आंकड़ा विपक्ष के काम नहीं आया, लेकिन संसद के भीतर माना जा रहा है कि आंकड़ा विपक्ष के सुर में सुर मिलाएगा। नीतीश और नायडू विपक्ष के सुर में सुर मिलाते हुए दिखेंगे। यह दबाव मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से इस वक्त नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर पड़ रहा है, और इसलिए दोनों के तेवर बदले बदले से दिखने लगे हैं। अंदर खाने में बताया जा रहा है कि नीतीश और नायडू ने खुले तौर पर इस बात को लेकर के फैसला ले लिया है कि संसद में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बिल को लेकर के उनकी पार्टी सहयोग नहीं करेगी। तो फिर ऐसी स्थिति में मोदी सरकार की कुर्सी हिलेगी, और इसलिए हमने यहां पर लिखा कि शाह ने मोदी की कुर्सी दांव पर लगा दी है, यानी फंसा दी है। ऐसी स्थिति में आगे की जो तस्वीर बनती हुई दिख रही है, आप महाराष्ट्र को देख लीजिए, बिहार की राजनीति को देख लीजिए, और जिस अंदाज में दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहा है, इन तमाम समीकरणों के बीच में एक ऐसी स्थिति में आकर के मोदी की कुर्सी के गोडे यानी कि पांव हिलते नजर आ रहे हैं। जिस अंदाज में शाह सोचते हैं उसके लिए तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। शाह के सामने बिहार और महाराष्ट्र के साथ साथ केंद्र की सरकार को बचाए रखना, बनाए रखना, अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा जुटाना, चाहे उसके लिए तोड़फोड़ या फिर कुछ भी करना पड़े। लेकिन इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के सारे दांव धराशायी हो गए हैं। अब ऐसी स्थिति में जो दांव इस वक्त दिख रहे हैं, उन दांव को लेकर के तो यही कहा जा रहा है कि मोदी की कुर्सी तो फंसी हुई है। दोस्तों, इस पूरे सब्जेक्ट पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।